हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीटीआई साथी दिनेश स्वामी और आज हम पीटीआई की जो क्लासें चल रही है फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, उसमें दूसरी क्लास में हैं और दूसरे पड़ाव पे हैं। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अच्छे से हम चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों, आपके मन में होगा कि अभी तो पीटीआई की भर्ती नहीं आ रही है, अभी से क्लासें स्टार्ट कर दी तो अभी क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीटीआई की क्लासें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भर्ती आएगी तो आपको पता है कितना टाइम मिलेगा, वो आपको नहीं पता है। क्योंकि पीटीआई का जब विज्ञापन आता है तो आपको 6-7 महीने का टाइम पेपर में मिलता है और 6-7 महीने में इतने बड़े सिलेबस को कवर करना और इसका रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सभी को नहीं कहता हूँ कि आप सभी क्लासें लगाओ, क्योंकि आपकी मर्जी है क्लासें लगानी तो, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जो अभी से तैयारी लगेगा अच्छे से और अभी से जो पढ़ना और अच्छे से चीज़ों को समझना, तो वो ही आगे पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएगा और वो सभी से आगे जाएगा, अच्छी रैंक में वो आएगा। तो अच्छी रैंक लेनी है और अच्छे नंबर बनाने हैं तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट आपको करनी पड़ेगी। तो अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करो और उन लोगों का इंतज़ार मत करो जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करे, उनको रहने दो, क्योंकि अपने को अलग चलना पड़ेगा। अगर भीड़ से अलग चलोगे तो ही अलग दिखोगे। तो अभी से अपने को स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पीटीआई की भर्ती आएगी तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं और हम देखेंगे आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में हम पढ़ेंगे, आनुवंशिकता और वातावरण, और इसके अलावा वृद्धि और विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। बात करते हैं अपने क्लास की। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। तो यही आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज है वो भी डूबता दिखाई देता है। तो हमें सही दिशा में जाना है और सही समय का चुनाव हमको करना है, सही समय का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो ये आपके लिए सही समय है, मैं बता देता हूँ। और कम से कम मैं मानता हूँ कि 1.5-2 साल तैयारी होती है, वो एक अच्छी तैयारी होती है। अभी से आप तैयारी लगोगे तो पूरा अब मेहनत करोगे तो आपकी तैयारी होगी। और अगर ऐसे आप इंतज़ार कर रहे हो कब भर्ती आएगी और भर्ती भी आ जाएगी, फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर आप सोचोगे चलो इस भर्ती में तो रह जाते हैं, अगली भर्ती में देखेंगे, तो ऐसे करते करते आपका टाइम निकल जाएगा, उम्र निकल जाएगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे वंशानुक्रम व वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम को आनुवंशिकता भी कहते हैं। आनुवंशिकता का जो जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, आपने सुना होगा। तो वो हमें यहाँ पे नहीं देखना है, पर हमें अपने जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है वो पढ़ना है। तो वुडवर्थ ने परिभाषा दी है आनुवंशिकता की, यानी वंशानुक्रम की। एक बालक के विकास में उसके वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका महत्व रखती है। तो वुडवर्थ का कहना है कि विकास होता है वो वंशानुक्रम गुणा में वातावरण होता है। विकास इक्वल वंशानुक्रम इनटू वातावरण। तो ये आपको याद रखना है, सूत्र ये दिया था वुडवर्थ ने दिया था, और उसने बताया था वुडवर्थ ने कि विकास होता है वो वंशानुक्रम इनटू वातावरण होता है। आगे चलते हैं। बीएन झा ने वंशानुक्रम की जो बात बताई है, वंशानुक्रम के बारे में जो बताया वो है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं का पूर्ण योग है। पूर्ण योग है व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं का पूर्ण योग क्या है? वंशानुक्रम। ये कहते हैं बीएन झा। इसके अलावा जिसबर्ट है वो कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता द्वारा संतान को जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के हस्तांतरण को सूचित करता है। तो ये जिसबर्ट की परिभाषा है। तो आगे हम देखते हैं कि आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो 2 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, एक जैविक कारक है और एक है सामाजिक कारक। ये आनुवंशिकता को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है उस पे बात करते हैं कि वंशानुक्रम की क्या भूमिका है। तो वंशानुक्रम है वो मानसिकता के निर्धारण में सहायक है। तो मानसिकता के निर्धारण में सहायक है। फिर आता है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सहायक है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में ये सहायक है।
क्योंकि वंशानुक्रम का अपने सीधा मतलब है कि जो गुण माता पिता से आए हैं, जो माता पिता से अर्जित किए गए हैं, तो वो एक तो मानसिकता को निर्धारित करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी के माता पिता मंदबुद्धि है तो हो सकता है ज़्यादा चांस में कि वो गुण उसमें आ जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि किसी के माता पिता मंदबुद्धि है पर उनका बालक चतुर है, तो वो ऐसे होता है क्योंकि हो सकता है उसका दादा चतुर था तो उसके गुण उसमें आ गए। तो इस तरीके से वंशानुक्रम चलता है। तो मानसिकता और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सहायक है। शरीर की संरचना, रंग, रूप एवं कद में ये सहायक है। संरचना, रूप, रंग, इनमें ये सहायक है और कद में भी सहायक है। देखते हैं कि जिसके माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे भी कई लंबे होते हैं, पूरा परिवार ही लंबा होता है। तो ऐसे फिर आता है कि मैच्योरिटी का जो डेवलपमेंट होता है, परिपक्वता का विकास, उसमें वंशानुक्रम की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। और ये वंशानुक्रम अपने व्यवहार को और व्यवसाय को प्रभावित करता है। व्यवहार को, अपने बिहेव को प्रभावित करता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। और व्यवसाय है जो अपना धंधा है उसको भी वंशानुक्रम प्रभावित करता है। अगला है बालक के विकास में वातावरण की भूमिका। अब हम वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। वंशानुक्रम के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी क्या भूमिका है और कुछ परिभाषाएं देखी कि वंशानुक्रम की जो क्या परिभाषाएं हैं। अब हम यहाँ पे वातावरण के बारे में देखते हैं। वातावरण क्या होता है कि जैसे पर्यावरण कहते हैं, वातावरण, पर्यावरण एक बात है। तो पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो जो हमारे चारों ओर का आवरण है उसे हम वातावरण कहते हैं। तो वुडवर्थ ने वातावरण की परिभाषा दी है। वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं। कब से प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं? जन्म से ही। वे सभी तत्व जो जन्म से ही हमें प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं वातावरण है। इसी तरीके से जिस भट्ट ने भी वातावरण की परिभाषा दी है, वे सभी वस्तुएं या ऑब्जेक्ट जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे लिख लेना घेरे हुए हैं, घेरे, है ना, गहगड़ी वाला लगा के। ऐसे घेरे। तो वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती हैं, वातावरण कहलाती है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। एक भाव है कि इसमें जो भाव आ रहा है इसकी परिभाषा में, तो वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं और हमें जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वो हमारा वातावरण है। तो ये हमारे चारों ओर की परिस्थितियाँ एक वातावरण होता है। सामाजिक वातावरण, अपने का आसपास का आध्यात्मिक वातावरण, नैतिक वातावरण कैसा है, ये हमें प्रभावित करता है। आगे प्रमुख वातावरणीय कारक देखेंगे। तो वातावरण के प्रमुख कारक क्या है जो चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है जन्म स्थान, कि हमारा जन्म स्थान कहाँ है। जैसा हमारा जन्म स्थान होगा जहाँ पे, उस तरीके से वहाँ का वातावरण होगा और हमें वो प्रभावित करेगा। तो बालक के विकास में उसके जन्म स्थान से संबंधित होता है। बालक का विकास है वो उसके जन्म स्थान से रिलेट होता है। आगे है जन्म क्रम। जन्म क्रम से सीधा आशय है कि आपका जन्म है वो कितने नंबर पे हुआ है। जैसे एक बाप की 3 औलाद है तो उसमें सबसे बड़ा बच्चा है उसका क्रम पहला हो गया, फिर उसके बाद में दूसरा है, फिर उसके बाद में तीसरा है। तो माना गया है कि जो बीच में बच्चा होता है उसका विकास दोनों की तुलना में ज़्यादा होगा। जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है उनके तुलना में जो बिचौटा जिसे बोलते हैं, उसका विकास अच्छा होता है। तो ये कहता है जन्म क्रम का सिद्धांत। तो कोई जो करेक्शन कर लेना इसमें कि एक बालक का जन्म क्रम भी उसके विकास को प्रभावित करता है। बीच वाली संतानों का विकास होता देखा गया है, विकास होता है, इसमें करेक्शन करना है कि ज़्यादा विकास होता है। बीच वाली संतानों का अपेक्षाकृत ज़्यादा विकास होता देखा गया है। मतलब विकास तो उनका भी होता है जो छोटा है और जो बड़ा है,
और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो ही भाई बहन है तो बीच वाला हो ही ना। आगे देखते हैं, खान पान प्रभावित करता है। खान पान अपने पता है किस तरीके से प्रभावित करता है। उसमें पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, उनकी मात्रा के आधार पे वो हमें प्रभावित करता है। अगर अच्छा खाना खाएंगे, उसमें अच्छे न्यूट्रिशन हैं, तो ये हमें अच्छी एनर्जी देगा और अच्छे से हमारा दिमाग विकसित होगा, शरीर विकसित होगा। उसी तरीके से भोजन में पोषक तत्व मजबूत जो मौजूद नहीं है अच्छे से, पर वो भी तो फिर वो क्या है कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो वो इस तरीके से यहाँ पे है कि ये वातावरणीय कारक का एक तत्व है खान पान। तो खान पान किस तरीके से प्रभावित करता है ये हमने देखा। तो वैसे कि वास्तव में खान पान इतना प्रभावित करता है, तो एक स्तर पे तो प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपने ऐसे उदाहरण भी देखे जिनके खाने तक की रोटी नहीं होती, वो उनका भी तो विकास होता है। तो ये बस अपने थ्योरी में पढ़ते हैं और वैसा इतना मैटर ये शायद नहीं करता है। आगे देखेंगे परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण, जो परिवार का एक माहौल जिसे बोलते हैं, परिवार के वातावरण से हम अर्थ है कि यहाँ परिवार का जो माहौल कैसा है। अगर परिवार का माहौल अच्छा है तो बच्चे क्या सीखेंगे, उन अच्छे संस्कार लेंगे। अगर परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ पे गालियाँ दी जाती है, तो बच्चे क्या सीखेंगे, गालियाँ सीखेंगे। तो इस तरीके से परिवार का वातावरण है वो प्रभावित करता है। आगे है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। तो विद्यालय का वातावरण इस तरीके से प्रभावित करता है कि विद्यालय का माहौल एवं बालकों के प्रति समझ उसके विकास को प्रभावित करता है। जो अध्यापकों की बालकों के प्रति समझ है, यहाँ पे अध्यापक लगा सकते हो आप ऊपर, इस यहाँ पे अध्यापक लगा लेना। बीच में टीचर, ओके। तो जो टीचर है उनकी बच्चों के प्रति जो समझ है, बच्चों को किस तरीके से वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उस तरीके से विद्यालय का वातावरण है वो हमें प्रभावित करता है, एक बालक को प्रभावित करता है। यहाँ पे बालक का शब्द का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो भी स्टडी होती है, जो भी, तो वो एक बालक को केंद्र में रख के की जाती है। तो बालक को जो हमारा लक्ष्य होता है, बालक का विकास ही हमारा लक्ष्य है। आगे देखेंगे खेल मैदान। तो खेल मैदान किस तरीके से प्रभावित करता है। तो खेल मैदान इस तरीके से प्रभावित करता है कि खेल में जब हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो हमारा शारीरिक विकास होता है, वहाँ पे मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो इस तरीके से खेल मैदान प्रभावित करता है। तो ये बालक में सामाजिकरण के गुण विकसित करता होता है। तो ये आप देखना, सामाजिकरण के गुण जो बालक में विकसित होते हैं वो ग्राउंड से होते हैं, मैदान से होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, तो बच्चों ने देखा मैदान में तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, क्या सामाजिकरण का विकास तो होता ही नहीं है। तो उनका ये गलत हो गया, क्योंकि खेल मैदान में सामाजिकरण के गुण सीखे जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ईमानदारी का गुण, वहाँ पे रूल सीखता है वो, तो उन रूल से वो समाज के रूल भी सीखता है किस तरीके से। तो इस तरीके से बच्चा खेल के मैदान में खेल का वातावरण उसे प्रभावित करता है। उसकी मित्र मंडली भी उसे प्रभावित करती है, उसके मित्र है वो भी उसे प्रभावित करते हैं। इस प्रकार भौगोलिक वातावरण भी प्रभावित करता है। भौगोलिक वातावरण जहाँ के मरुस्थल है, मैदान है, पहाड़ है और भूमध्य रेखा से समीपता कर लेना, यहाँ पे भूमध्य रेखा से समीपता है ना, एक मिनट, भूमध्य रेखा से समीपता कर लेना ऊपर। तो समीपता या दूरी जैसा भौगोलिक वातावरण भी एक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो भौगोलिक वातावरण है जो भी प्रभावित करता है। जैसे भौगोलिक वातावरण में एक मरुस्थल में रहता है बच्चा और उसका अलग सिस्टम होगा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है, तो गर्मी में जो उस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। और एक है जो बर्फीले क्षेत्रों में रहता है, तो उसका अलग तरीके से विकास है वो होगा। तो ये वातावरण हमें प्रभावित करता है। आगे हैं अभिवृद्धि और विकास पढ़ेंगे। अभिवृद्धि और विकास क्या है। अभिवृद्धि और विकास के बारे में हम देखते हैं कि लंबाई, वजन एवं विभिन्न अंगों में
होने वाली शारीरिक वृद्धि को अभिवृद्धि कहा जाता है। लंबाई, वजन एवं विभिन्न अंगों में होने वाली शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि मतलब शरीर के रूप में जो वृद्धि होती है उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। तो अभिवृद्धि से आप समझ गए होंगे, जो शरीर में जो वृद्धि होती है, किसी विशेष अंगों में जो वृद्धि होती है तो वो अभिवृद्धि होती है। इसके अलावा विकास का अभिप्राय केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं है, बल्कि शरीर में वृद्धि होने के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन विकास है। तो जो विकास है वो अलग है वृद्धि से, क्योंकि कई बार वृद्धि और विकास को एक ही समझ लिया जाता है। तो वृद्धि होती है ये लंबाई में और वजन में विभिन्न अंगों में होने वाली जो शारीरिक वृद्धि है वो अभिवृद्धि होती है या वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसकी तरह अलग हो जाएगा विकास। विकास होता है जो शारीरिक वृद्धि तो होती है, अभिवृद्धि की तरह शारीरिक वृद्धि तो होगी, ये तो श्योर है। उसके साथ मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक होता है इमोशनल, ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। तो संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन विकास है। आगे कुछ परिभाषा दी हुई है, ये अभिवृद्धि की ग्रोथ की परिभाषा है। शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि है। किसी एक पहलू में, यहाँ पे आप नोटिस करना, किसी पहलू में, है ना, किसी पहलू में दिया है तो इसका मतलब होता है कि एक पहलू में वृद्धि होती है, एक पहलू में। अब अभिवृद्धि है वो रिलेट करती है सिर्फ एक पहलू से। और अब आगे हम विकास को समझेंगे, फिर अब इनमें डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है वृद्धि और विकास में। हरलोक ने परिभाषा दी है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है। क्रम से लगाना, ये ऊपर वाली मात्रा हटा देना, नीचे वाला है, ठीक है। परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिसके द्वारा एक बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं आती है। तो हरलोक जी का कहना है कि विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी अभिवृद्धि तो एक पहलू में होती है, पर ये विकास है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इससे ज़्यादा है। यह तो परिपक्वता की दिशा में, यानी मेच्योरिटी की दिशा में, जब एक बच्चा होता है वो जवान होता है, परिपक्वता आती है, उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। तो ये एक क्रम है जो एक बच्चे को, छोटे शिशु से बालक बनता है, बालक से जो एक किशोर बनता है, तो वो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील ये क्रम है, जिसके द्वारा एक बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं आती है। तो अब हम यहाँ पे अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अभिवृद्धि है और यहाँ पे विकास है, अब हम इन्हें देखेंगे। तो यहाँ पे है अभिवृद्धि एक पक्षीय है और विकास क्या है, बहुपक्षीय है। विकास बहुपक्षीय है और अभिवृद्धि एक पक्षीय है, ये हमने देख लिया। फिर आता है एक इसमें बात दी गई है कि अभिवृद्धि एक पक्षीय है क्योंकि ये एक सिर्फ शारीरिक पक्ष को शामिल करती है। ये सिर्फ कौन से पक्ष को शामिल करती है, शारीरिक पक्ष को शामिल करती है, बल्कि विकास है वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष को शामिल करता है। संवेगात्मक के आगे यहाँ पे दिया हुआ है सामाजिक, ओके, यहाँ पे सामाजिक है, तो ये सामाजिक पक्ष को शामिल करती है। मतलब विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है। आगे है संकुचित अवधारणा। अभिवृद्धि है वो एक संकुचित अवधारणा है और विकास है एक व्यापक अवधारणा है। तो संकुचित ऐसे है कि अभिवृद्धि का जो काम है वो सिर्फ एक क्षेत्र में वृद्धि करना है, जैसे हमारे अंग की वृद्धि होगी, जैसे कोशिकाओं में वृद्धि होगी, तो ये एक संकुचित अवधारणा है। और विकास है वो
हमारे विचारों को मानसिक बौद्धिक विकास करता है। तो विकास एक व्यापक अवधारणा हो जाती है, क्योंकि विकास, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हड्डी का बढ़ना हो गया वृद्धि, हड्डी का बढ़ना क्या हो गया, वृद्धि। और विकास है हड्डी को मजबूत होना, उसमें जो उसकी जो कठोरता है उसमें जो बढ़ावत आती है, जो बढ़ती है कठोरता, उसे वो एक गुण है, तो उसे हम विकास कह सकते हैं। तो इस तरीके से विकास होता है। जैसे दिमाग का आकार बढ़ना तो हो गया वृद्धि में, और उसके अंदर जो गुणात्मक क्वालिटी आती है वो एक विकास का रूप है। तो आगे देखेंगे, अभिवृद्धि का मापन संभव है और विकास केवल महसूस होता है। तो अभिवृद्धि का मापन संभव है, अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी बढ़ गई है, पर विकास को केवल महसूस किया जाता है, क्योंकि हड्डी में जब उसमें मजबूत होती है तो उसमें कठोरता आती है, तो अपने ऐसे नहीं देख सकते कि कितना कहाँ पे है, कितनी मात्रा बढ़ी है। हम उसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मजबूत होगी, एक महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से अभिवृद्धि मात्रात्मक है। हाँ, ये हमने देख लिया कि अभिवृद्धि है वो मात्रात्मक है, इसमें जो क्वांटिटी आती है, और विकास है वो मात्रात्मक के साथ गुणात्मक है, इसमें क्वालिटी आती है। अभिवृद्धि में क्वांटिटी और विकास में जो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी है। अभिवृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, और विकास की एक निश्चित दिशा होती है, क्योंकि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। बच्चे में जब भी विकास होता है तो उसका सबसे पहले छोटे बच्चे का दिमाग वो मजबूत होता है, सिर मजबूत होता है, फिर धीरे धीरे विकास चलता जाता है। फिर उसका विकास है उसके मुंह में जो उनके दांतों को विकसित करना चालू करता है, फिर उसका विकास जाता है नीचे, उसके पेट मजबूत होता है, छाती मजबूत होती है, इस तरीके से फिर नीचे पैरों तक जाता है। तो इस तरीके से विकास चलता है। और इसके अलावा विकास का एक क्रम और है, तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। विकास का एक क्रम और है, वो किस तरीके से है यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जैसे ये व्यक्ति का स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुदंड, मेरुदंड है, और ये इसके हाथ है, यहाँ पे पैर है। तो विकास केंद्र से परिधि की ओर चलता है। तो ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र है इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका केंद्र हो गया। ओके, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसका केंद्र हो गया। तो यहाँ से विकास चल के इसके चारों ओर है परिधि में, चारों ओर विकास करेगा। जैसे यहाँ से चारों ओर इसका विकास होगा, धीरे धीरे यहाँ से बढ़ना चालू। तो सबसे पहले जो मजबूत होते हैं यहाँ से अपने इसका मेरुरज्जु वगैरह जो मजबूत होता है, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होती है, फिर विकास है वो आगे बढ़ता है। तो इसे कहते हैं मस्तकोद्मुखी विकास। आप एक शब्द लिख लेना, मस्तकोद्मुखी विकास, मस्तकोद्मुखी इसे हम कहते हैं। तो विकास का ये एक रूप है, इसे हम कह सकते हैं केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि। ओके, केंद्र से परिधि की ओर ये विकास होता है। तो इसे आप देखना है, तो ये विकास का रूप है, क्योंकि यहाँ पे अभी इसमें बताया गया है कि विकास है जो सिर से हमेशा पैर की ओर होता है, और आपको मैंने और बता दिया एक जो केंद्र से परिधि की ओर होता है, मतलब अंदर से बाहर की ओर होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं। अब वृद्धि के बारे में कुछ और चीजें हैं वो जान लेते हैं। तो वृद्धि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। वंशानुक्रम मतलब जो गुण अपने पेरेंट्स से आते हैं, जो पेरेंट्स के गुण होते हैं उनसे प्रभावित होती है, वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। निश्चित आयु तक चलती है। वृद्धि निश्चित आयु तक चलती है। आपको पता है ना कि निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है। जैसे किसी की हाइट बढ़ती है बच्चे की, तो वो लड़कियों में क्या है कि लगभग 15, 16, 17, 18 तक वृद्धि रुक जाती है हाइट बढ़। इसी तरीके से लड़कों में 22, 23, 24 तक हाइट लगभग रुक जाती है। तो ये एक निश्चित आयु तक है। और आपने कभी ऐसा सुना है कि विकास एक निश्चित समय तक होता है? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि विकास है वो हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति का जो नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें यादाश्त जुड़ते रहना दिमाग में, ये आजीवन चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है। तो जो विकास है वो निश्चित
नहीं होता है, निश्चित आयु तक नहीं चलता है, और वृद्धि होती है वो निश्चित आयु तक चलती है। आगे है बालक के क्रियात्मक क्षमताओं के विकास का आधार बनती है। जो बच्चे की क्रियात्मक क्षमता है, क्रियात्मक क्षमता मतलब जो किसी काम को करने की क्षमताएं हैं उनका आधार बनती है। अगर वृद्धि होगी तभी तो अंगों में वृद्धि होगी अच्छे से, तभी वो क्रियात्मक काम कर पाएगा, क्रियात्मक क्षमता है वो बढ़ पाएगी। आगे है कद, भार और बुद्धि वृद्धि का भाग होते हैं। तो कद, भार और बुद्धि ये बढ़ना, ये इसके वृद्धि के ही भाग है। कोशिकाओं, पेशियों एवं हड्डियों में आकार का परिवर्तन मानी जाती है। तो कोशिकाओं में, पेशियों एवं हड्डियों में आकार, आकार का परिवर्तन होती है वो वृद्धि होती है। तो ये कुछ वृद्धि के बारे में बातें थी, ये आप याद कर लेना। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि बुद्धि का रूप दिखाई देता है। इस क्वेश्चन को हम अपने पढ़े हुए के अनुसार सोल्व करने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि का रूप दिखाई देता है। पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो वृद्धि का रूप दिखाई देता है, सॉरी मैंने बुद्धि बोल दिया था, वृद्धि का रूप दिखाई देता है। तो वृद्धि का रूप दिखाई देता है, तो अपने देखेंगे कि इन ऑप्शन में से कौन सा वृद्धि है। हमने पढ़ा है वृद्धि के बारे में, तो बिना, अगर हम पढ़ते ही नहीं तो फिर तो हम ऐसे अंदाजा लगा सकते थे, हे भगवान हमें बता दो, और हम अंदाजा लगा के ABCD करके आंसर दे देते और इस तरीके से काम चल जाता। अगर हमने पढ़ा है, मेहनत करी है, तो अब हमें सोचने पर हम मजबूर है और हम क्यों आंसर की तरफ पहुँचेंगे। तो पहला है स्वेगों पे नियंत्रण। क्या स्वेगों पे नियंत्रण? स्वेग का मतलब होता है इमोशन। एक बात नोटिस कर लेना आप, स्वेग का अर्थ होता है संवेग। जो स्वेग होता है उसका अर्थ होता है इमोशन। इमोशन है ना, तो स्वेग का अर्थ होता है वो होता है इमोशन। ओके, तो अब देखेंगे कि वृद्धि का रूप किस में दिखाई देता है। क्या स्वेगों पे नियंत्रण होना वृद्धि का रूप है? तो नहीं, स्वेग होते हैं वो अपने विकास है स्वेग, क्योंकि इसमें वृद्धि में एक पक्षीय वृद्धि होती है एक पहलू में, और वो भी जो शारीरिक अंग है उनकी वृद्धि लगभग इसमें शामिल है। तो स्वेगों पे नियंत्रण ये ऑप्शन कट जाता है। फिर देखेंगे वृद्धि का रूप, क्या भावनाओं पे नियंत्रण करना वृद्धि का रूप है? नहीं, ये भी विकास का रूप है। क्या बौद्धिक चिंतन करना वृद्धि का रूप है? नहीं, ये भी विकास का रूप है। और व्यक्ति का भार बढ़ना क्या वृद्धि का रूप है? हाँ, उसके शरीर में भार बढ़ना, यानी उसमें जो फैट बढ़ी है, उसमें उसका पेट का आकार बढ़ा है, कोशिकाओं की मात्रा बढ़ी है, तो ये एक शारीरिक वृद्धि का रूप है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाता है। आगे देखते हैं विकास के कुछ बातें विकास के बारे में। तो बालक के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन की गुणात्मक अवस्था है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास दोनों इंक्लूड होते हैं। यह व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक व बौद्धिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति के कौन से पक्षों से जुड़ा हुआ है? मानसिक से, भावनात्मक और बौद्धिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। विकास वातावरण से प्रभावित होता है। विकास है वो वातावरण से प्रभावित होता है। तो इसमें ज़्यादा है, क्योंकि कुछ वंशानुक्रम से प्रभावित हो सकता है, पर ज़्यादा वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने पीछे देखा था जो वृद्धि है, जो वृद्धि वो ज़्यादा वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, और विकास है वो ज़्यादा वातावरण से प्रभावित होता है। तो अब हम विकास के प्रकार देखेंगे। विकास के बारे में हमने बातें जान ली। शारीरिक, मानसिक परिवर्तन और गुणात्मक अवस्था है, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक पक्ष से जुड़ा है, और विकास वातावरण से प्रभावित होता है। आगे है विकास के प्रकार। तो विकास के प्रकार में हम देखेंगे परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, सीखना, लर्निंग भी एक विकास है। शारीरिक क्रियाशीलता का विकास, क्रियाशीलता का विकास। फिर आता है सामाजिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास।
तो ये विकास के प्रकार हैं। इसके अलावा और भी विकास के प्रकार हो सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, और इसके अलावा और भी विकास के रूप हो सकते हैं, पर इतने आपके लिए ज़रूरी है जो मैंने बता दिए कि परिपक्वता होती है उसमें सभी आ जाते हैं। अगर परिपक्व होगा तो उसमें अच्छे से जो आगे देखें तो इसमें सीखना है, जैसे सीखना में देखते हैं, अगर व्यक्ति सीखेगा, अच्छे से ज्ञान लेगा तो उसमें नैतिक गुण भी आएंगे, उसमें जो संस्कार भी आएंगे, तो ये सब शामिल हो जाएंगे। तो ये विकास के प्रकार हैं। अब हम है लास्ट पड़ाव पे, यहाँ पे देखेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, तो कौन से कारक तत्व है जो वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता व वातावरण, ये वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, आनुवंशिकता व वातावरण। अगर आपके पास सामने आनुवंशिकता या वंशानुक्रम शब्द है तो इसका अर्थ सेम होता है। आगे है शारीरिक गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियाँ भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। शारीरिक गतिविधियाँ यानी क्रियाविधियों में अगर हम भाग लेंगे तो हमारा अच्छे से विकास हो पाएगा। खान पान भी प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को, हमने इस पे चर्चा कर ली है। इसमें न्यूट्रिशन होते हैं और वो अगर न्यूट्रिशन अच्छे हैं तो अच्छा विकास होता है, और न्यूट्रिशन नहीं है तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा संस्कृति है, प्रदूषण है, बीमारी, रीति रिवाज, ये भी इसको प्रभावित करते हैं। अब क्वेश्चन है, लास्ट में एक क्वेश्चन और बनता है, हम साथ साथ में जो क्वेश्चन है उनको लेते चलेंगे एक दो, ताकि हमारा जो एक ध्यान है एग्जाम के पैटर्न की ओर जाता रहे और देखते रहें भी किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड इस तरह और काम करना चाहिए, इस तरह कि हम क्वेश्चन अपने माइंड में क्रिएट करें और इस तरीके से अंदाजा लगाएंगे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब देखें वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया, मानो आप पेपर में बैठे हो और आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आप सीधा क्या देखोगे, वंशानुक्रम। हाँ, वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, तो आप सीधा ये करके आ जाओगे, ए भर के आ जाओगे OMR शीट में। फिर रिजल्ट आएगा, देखोगे हाँ मैंने तो इतने सही किए, इतने ही कैसे हुए। फिर आप देखोगे हाँ मैंने इसका ए किया था, आंसर शीट में आ रहा है डी तो हो ही नहीं सकता। फिर आप ध्यान से देखोगे अच्छा डी में दोनों दिए हुए थे और दोनों होते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ा जो रूल है पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। पहला रूल है क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। दूसरा रूल है चारों ऑप्शन को पूरा पढ़ो, रीड करो। अगर आपको वंशानुक्रम लग रहा है तो वंशानुक्रम यहाँ पे जैसे आपको लग रहा है तो वंशानुक्रम एक बार कोई नहीं लग रहा है, अच्छी बात है। फिर आगे बी देखो, बी में क्या दिया है, वातावरण दिया है, वातावरण है। फिर सी देखो, यहाँ पे संस्था दिया हुआ है, तो आपको लगेगा ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है, दोनों है। और इसके अलावा सी नहीं है, ये गलत है, सी नहीं है। और फिर देखोगे डी में दिया हुआ है वंशानुक्रम और वातावरण, तो ज़्यादा परसेंट किसको जाते हैं, ज़्यादा परसेंट जाते हैं डी नंबर ऑप्शन को। ये भी फिर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरीके से अपने को करना होता है। अपने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, जिसमें ज़्यादा परसेंट जो सही है उसको हमें प्रायोरिटी देनी होती है। तो ये ज़्यादा सही है डी नंबर, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपने ध्यान से क्लास को सुना है पूरी और अच्छे से चीज़ों को सीखा है, तो आपका धन्यवाद इसके लिए। और वैसे तो ये आपके ही काम का है और फिर भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि आप एक अच्छे शारीरिक शिक्षक टीचर बनने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपका मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अगर मैं PTI लगाऊं तो कि मेरे भी जो साथी है वो भी PTI बने। और एक भाई का जो क्वेश्चन था कि अगर जो आप पढ़ा रहे हैं उतना पढ़े तो क्या ये काफ़ी है, क्या ये इनफ है और इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा क्या।
तो मैं आपको बताता हूँ, इतना कवर कर लेते हो, अगर इतना कवर कर लेते हो, इस पे कमांड बना लेते हो, इसके आपके इतने रिवीजन हो जाते हैं कि आपके उंगलियों पे ये नाचने लगता है, सब कुछ एकदम याद। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि अभिनव सर की जो बुक है या नोट्स है वो ले लेना, वो पढ़ लेना। और इसके अलावा सब्जेक्ट में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11वीं 12वीं की जो सरस्वती है उनमें आप देख सकते हो, पर मैं परफेक्ट बता रहा हूँ भी, अगर ऐसे पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको अगर लगता है कि थोड़ी कमी रहेगी तो और पढ़ सकते हो। पर पहले जो कंटेंट आपने उठाया है, जिस चीज़ की ओर लगे हो, उनको पूरा करो। तो उन चीज़ों को पूरा करो। एक बार मैं आपको कहानी बताता हूँ कि ब्रूस ली है, तो उससे पूछा गया कि तुम्हें किससे डर लगता है, तो वो कहता है कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं है जिसने 10,000 टेक्निक को सीख रखा है, 10,000 कला को सीख रखा है मारने की, और उससे मुझे डर नहीं है। और मुझे उस बंदे से डर है, उस व्यक्ति से डर है जिसने एक ही कला पे, एक ही टेक्निक पे 10,000 बार अभ्यास कर रखा है। तो यही बात है कि आपको इतने ज़्यादा कंटेंट नहीं लेना है, आपको बस अभ्यास उन चीज़ों पे करना है जो आपके पास थोड़ा कंटेंट रखे। जो चीज़ें अभी पढ़ रहे हो, इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा रिवीजन लगाने हैं, इनके आपके रिवीजन होने चाहिए। तो एक रूल कहता है कि कम से कम आपका पेपर से पहले 6-7 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। तो 6-7 बार रिवीजन अभी होगा जब आप अभी से लगोगे तैयारी, तो अभी से ये आपके लिए अच्छा मौका है, अवसर है। तो इसी तरह मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कर देना। मेरा कर्तव्य है आपको सिखाना, और आपका कर्तव्य है कि आप सभी को साथ में लेके चलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।